हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं भौतिकी विज्ञान में वैद्युत आवेश चैप्टर का आज पार्ट 9। आज के पार्ट में हम देखने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के बारे में और वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्षेत्र। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डायपोल की। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें हमारे पास दो आवेश जिनका परिमाण तो समान होता है, लेकिन उनका जो आवेश होता है उन पे जो उन पे आवेश की प्रकृति होती है वो विपरीत होती है। यानी कि परिमाण में समान एवं विजातीय बिंदु आवेश Q व -Q जो कि एक दूसरे से 2L या फिर 2A दूरी पर उपस्थित होते हैं, ऐसे निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव को हम P साइन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 2QL। Q यहाँ पे आवेश और 2L उन दो आवेशों के बीच की दूरी होती है। वैद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि होती है, इसलिए हमने इसे P वेक्टर से दर्शाया है। वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक होता है कूलाम मीटर। चलिए अब हम बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्षेत्र। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर हमारे पास कोई वैद्युत द्विध्रुव है, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, +Q और -Q आवेश परिमाण में समान लेकिन एक दूसरे से 2A दूरी पर उपस्थित है, तो इसका मतलब यह एक वैद्युत द्विध्रुव है। तो हमें इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण एक बिंदु कैपिटल P पर इस द्विध्रुव के कारण उत्पन्न कुल वैद्युत क्षेत्र बताना है। तो इसके लिए दो केस होते हैं। एक केस होगा जब ये वैद्युत द्विध्रुव से जो हमारा बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है, वे अगर अक्षीय स्थिति पर है यानी कि एक्सिस पर है, तो वैद्युत क्षेत्र क्या होगा। और अगर ये बिंदु P इसकी निरक्षीय स्थिति या विषुवतीय स्थिति पर होता है, तो उस समय वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो सबसे पहले हम अक्ष पर स्थित बिंदुओं के लिए वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं। ये हम कैसे निकालेंगे, हम ये देखने वाले हैं। इसमें भी अध्यारोपण का सिद्धांत लगेगा। इससे पहले वाले जो भी हमारे लेक्चर है उसमें हमने बहुत इसका यूज किया था। देखो, हम पहले निकालेंगे, माना हमारा बिंदु P है, ठीक है। तो +Q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा, याद कीजिए पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि एकल धनावेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा बहिर्मुखी होगी। तो +Q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है वो है E+Q, जिसकी दिशा बाहर की तरफ, जबकि -Q के कारण जो क्षेत्र हो वह है E-Q, जिसकी दिशा अंतर्मुखी है। तो हम क्या करेंगे, हम Q के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, फिर -Q के कारण निकालेंगे और फिर इसका परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं -Q के कारण कितना वैद्युत क्षेत्र लग रहा है। तो Q से इस P बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र लग रहा है वो हमने माना E-Q, क्योंकि ये अंतर्मुखी है तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस साइन का यूज किया है। तो फॉर्मूला में पता है वैद्युत क्षेत्र का होता है 1/4πε0 मल्टीप्लाई Q/r²। तो याद रखिए यहाँ पे r² क्या है। r² मतलब इस बिंदु P से और इस Q के बीच की दूरी। हम जानते हैं कि यहाँ से इस P से इस P तक इसका जो केंद्र बिंदु है द्विध्रुव का, वहां तक की दूरी है r। और हम ये जानते हैं कि इन दोनों द्विध्रुव के बीच की दूरी है 2A। तो यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी A। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है वो हो जाएगी R+A। तो वही हमने यहाँ पे रख दिया है। तो इसी तरह हम निकालेंगे E+Q भी। तो आप देखेंगे कि अगर हम इस बिंदु +Q से यहाँ पे जो क्षेत्रफल आ रहा है इस बिंदु P तक, यानी बिंदु P से और Q के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी R में से अगर हम ये वाला पोर्शन हटा दें तो हमें मिल जाएगा R-A दूरी इसके बीच की। तो जस्ट हमने वही यहाँ पे लिखा है।
तो हमने e माइनस क्यू भी निकाल दिया, हमने e प्लस क्यू भी निकाल दिया। अब हम निकालते हैं परिणामी वैद्युत क्षेत्र। तो फिर P पर कुल वैद्युत क्षेत्र आएगा E बराबर E प्लस क्यू प्लस E माइनस क्यू। तो हमने इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और देखेंगे कि Q अपॉन 4πε0 यहाँ से कॉमन आ जाएगा। जब वो कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास कुछ इस तरह का सूत्र बनेगा अंदर, और इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है E बराबर Q अपॉन 4πε0 4AR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, P यूनिट वेक्टर यहाँ पे एकांक सदिश है। तो इस तरह का हमारे पास क्षेत्रफल आ जाएगा। मान लेते हैं जो ए स्क्वायर है वो आर से बहुत ज्यादा छोटा है, या कहे कि आर जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है ए से, तो हम ए को नेग्लेक्ट कर देते हैं या ए को हम नगण्य मान लेते हैं। तो हम ए को यहाँ से हटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या, 4QA अपॉन 4πε0 R³ P यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारा सूत्र आ जाता है अक्षीय स्थिति के लिए वैद्युत क्षेत्र का सूत्र। इसे हमें याद रखना है क्योंकि ये हमारे आगे आने वाले जो भी हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे वैद्युत द्विध्रुव के लिए, वहां पे हम इसे डायरेक्ट यूज करेंगे क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए। तो अब हम देख लेते हैं विषुवतीय तल पर स्थित बिंदुओं के लिए वैद्युत क्षेत्र कितना होगा एक विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो हम मान लेते हैं हमारे पास प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश है जो कि एक दूसरे से 2a दूरी पर उपस्थित है, तो मतलब ये एक वैद्युत द्विध्रुव है। और हमारे पास एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसकी जो स्थिति है वो इस बार है विषुवतीय तल पर। ठीक है, तो हम देखते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण जो P पर वैद्युत क्षेत्र है वो मान लेते हैं बहिर्मुखी तो हो गई, इस डायरेक्शन में वो लग रहा है वैद्युत क्षेत्र, और माइनस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है वो अंतर्मुखी होगा तो इस डायरेक्शन में लग रहा है। जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र आएगा P पर वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, सदिश जो योग हम निकालते हैं उसके अकॉर्डिंग। और इन दोनों के बीच की दूरी 2 है, 2a है, और जो वैद्युत द्विध्रुव का मूल बिंदु है मान लेते हैं ये वाला, उससे इस P की जो दूरी है वो मान लेते हैं स्मॉल r है। अब हमें निकालना है, यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम प्लस क्यू के कारण P पर जो वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे और माइनस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे वो समान आने वाला है, क्योंकि आप ध्यान से देखिए इनके बीच की दूरी ही समान आने वाली है, राइट। तो देखिए, लेकिन यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली बात है कि इसके बीच की दूरी कितनी होगी, यानी कि हमें कौन सी दूरी चाहिए, हमें प्लस क्यू आवेश और P के बीच की जो ये वाली दूरी है वो हमें चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हम यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, अगर हम इसमें लंब डालें इस तरह से तो ये हमारे पास इस तरह से एक त्रिभुज की शेप बन रही है। तो हम यहाँ पे त्रिकोणमितीय सूत्र लगाते हैं और देखते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि हमारे पास यहाँ पे जो इसकी जो दूरी आ जाएगी वो आ जाएगी a का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। तो हमने यही दूरी यहाँ पे रख दी है r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, तो ये हमारा e प्लस क्यू के कारण आ जाएगा। इसी तरह e माइनस क्यू के लिए भी सेम आ जाएगा क्योंकि दोनों की दूरी समान है, हम चित्र द्वारा देख सकते हैं इसको। अब हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालना है बिंदु P पर। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो जिस तरह की पोजीशन पे ये है तो हमारे पास दो घटक आते हैं, एक आता है इसके लंबवत घटक, एक आता है इसके अनुदिश घटक cos थीटा और sin थीटा में। P पर जो इसके लंबवत घटक होते हैं कुछ इस तरह से, वो आता है e sin थीटा एक डायरेक्शन में और एक आता है नीचे की तरफ e sin थीटा। क्योंकि उसके परिमाण समान होंगे लेकिन वो विपरीत दिशा में होंगे तो वो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, यानी कैंसिल आउट कर देते हैं। लेकिन जो इन वैद्युत क्षेत्र की अनुदिश दिशा होती है यानी कि E1 cos थीटा और E2 cos थीटा वो आपस में जुड़ जाते हैं और हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र के टाइम पर उसको काउंट करना होता है। तो जब हम परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे P पर तो वो हम इस तरह से निकालेंगे कि E बराबर हो जाएगा E प्लस क्यू E माइनस क्यू कॉस थीटा। तो हम क्या करेंगे, E प्लस क्यू E माइनस क्यू का मान समान है तो वो हो जाएगा 2e cos थीटा।
राइट। 2e cos थीटा हो जाएगा हमारी वैल्यू। तो e का मान तो हमें पता ही है कि e का मान क्या है, जो हमने पीछे निकाल दिया है। cos थीटा का मान हमें नहीं पता है, तो हम इस चित्र के द्वारा cos थीटा का मान निकालने वाले हैं। अब आपको यहाँ पे थोड़ा त्रिकोणमितीय सूत्र को याद करना पड़ेगा। त्रिकोणमितीय सूत्र से हम cos थीटा का मान कैसे निकालते थे। अगर आपने ये थोड़ी ट्रिक वाली पढ़ी होगी कि हम इसके द्वारा निकालते थे cos थीटा का मान, तो देखो इसमें क्या बताता है, cos थीटा बराबर होता है sin cos आधार बटे कर्ण। ये होता है cos थीटा के लिए सूत्र, आधार बटे कर्ण। तो अगर आप इस त्रिभुज को देखें ध्यान से, इस वाले त्रिभुज को जो यहाँ बन रहा है, इस तरह का त्रिभुज, तो हमें cos थीटा का मान निकाल सकते हैं। cos थीटा बराबर होता है लंब अपॉन कर्ण। तो लंब क्या हुआ, आर स्क्वायर, और कर्ण हो जाता है इसका एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे जो cos थीटा का मान आ जाएगा वो आ जाएगा एल बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। राइट। आप इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं इस सूत्र के द्वारा। तो हमारे पास आ जाएगा cos थीटा का मान, और आप 2e का मान जब रखेंगे यहाँ पे, तो हम देखेंगे कि e का मान हमारा क्या आया था पीछे। देखो e का मान आया था q अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आई एम सॉरी, मैंने ए के स्क्वायर की जगह एल स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे। ये एल स्क्वायर नहीं बल्कि ए स्क्वायर है, क्योंकि हमने उसके बीच की दूरी ए मानी है। ठीक है। तो e में भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, और यहाँ पे भी ये है। तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जो घात है वो जुड़ जाएगी 1/2 प्लस 2 जुड़ जाएगी, तो वो आ जाता है 3/2। तो वहीं से 3/2 आया है। मैंने आपको सिंप्लीफाई करके बता दिया कि ये कहाँ से आया है। तो आप देखेंगे जब हम इनको जोड़ते हैं तो आ जाता है 2qa। देखिए q यहाँ से है, 2 पीछे वाले से है, राइट। और ये जो l है ऊपर वो a है, ये a है। तो ये 2, ये वाला 2 है, ये जो q है वो e के सूत्र से आया, और a जो है वो यहाँ से आया है, यहाँ से cos थीटा के मान से 4πε0 e में था, और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 जो है, दोनों का हमने जोड़ निकाल दिया। तो इस तरह से हमारे पास P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाती है। फिर हम इसमें पिछली बार की तरह मान लेते हैं कि जो R है वो बहुत ज्यादा बड़ा है A से, तो हम A को यहाँ पे नगण्य मान लेते हैं। तो हमारे पास सूत्र आ जाएगा E का -2qa अपॉन 4πε0 r³ T यूनिट वेक्टर। आप 2qa की जगह क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2qa की जगह कैपिटल P, मतलब वैद्युत द्विध्रुव। और आप यहीं तक भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप 2qa की जगह कैपिटल P लिख सकते हैं, और कैपिटल P मतलब होता है वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम जल्दी से देख लेते हैं रिव्यू। हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट जाना। हमने वैद्युत द्विध्रुव के बारे में जाना, क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव। ये ध्यान रखने वाली बात थी कि वैद्युत द्विध्रुव का जो कुल आवेश होता है वो शून्य होता है, लेकिन उसकी वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो शून्य नहीं होता है। हमने वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्षेत्र देखा अक्षय स्थिति पर, जिसका फॉर्मूला हमने डिराइव करा, और हमने विषुवतीय तल पर भी उसका फॉर्मूला डिराइव करा। आपको इन सबको जो हमने डेरिवेशन करी थी उसको समझने के लिए आपको ये जरूरी है कि आपको कुछ मूल बीजगणितीय जो सूत्र यहाँ पे लगे वो आने चाहिए, और त्रिकोणमितीय जो सूत्र होते हैं उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, और आगे वाले लेक्चर में हम जानने वाले हैं द्विध्रुवों की भौतिक सार्थकता और एग्जाम्पल 1.10 जो कि है वैद्युत द्विध्रुव से रिलेटेड। थैंक यू।